नमस्कार, कॉमन ग्राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यू के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, लगातार 2-3 हफ्ते से इंडिया और चाइना के बीच में एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं, कर्नल कुश शर्मा, जो आर्मी की 31 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए हैं और आर्मी की इंटेलिजेंस कोर से होने के कारण उनको इस विषय पर बहुत अच्छी नॉलेज है। कर्नल शर्मा, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सिलसिलेवार तरीके से ये क्या घटनाक्रम पिछले 2-3 हफ्तों में गुजरा है और इसका क्या तात्पर्य है, कर्नल शर्मा। सबसे पहले मैं आपके चैनलों के सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए जय हिंद कहता हूं। और जैसा हमने पीछे एक सीरीज करी थी जिसमें हमने इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बातचीत करी थी जी। हमने ये भी बातचीत करी थी कि चाइना का रुख इस महाद्वीप के हिस्से में किस तरीके से रहा है पिछले 50 सालों में, या ये कहें कि जब से चाइना में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ उसके बाद किस तरीके से उसके अपने विभिन्न पड़ोसियों के साथ 11 या 12 जो पड़ोसी चाइना के हैं उससे वो बिहेव करता रहा, और खास तौर से इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बातचीत करी थी। जैसा कि सभी दर्शक आजकल जागरूक हैं और जान रहे हैं, जुलाई के बाद इस घटनाक्रम में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सारी की सारी परिस्थितियों को बदल कर रखा। मैं बात कर रहा हूं गलवान की घटनाएं होने के बाद, जिसमें भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर के एग्रेसिव और विस्तारवादी सेना के कम से कम 7 और कुछ आंकलन के मुताबिक ये 100 के तकरीबन चाइनीज सैनिकों को उनको मौत के घाट उतार करके भारतीय सेना के बल का उनको एहसास कराया। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारे चीजें हुई, थोड़ा सा प्रेशर बना। चाइना ने जिसने अपने विस्तारवादी तरकीबों के तरीके से उस इलाके में आकर के घुसपैठ करने की कोशिश करी थी, उसको काफी धिक्कारा गया। लेकिन हमारे देश में उसकी जो रिएक्शन हुई, वो बाकी चीजों को मैं जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई उन पर मैं बातचीत नहीं करना चाहता। मैं जुलाई की घटना जिसमें प्रधानमंत्री जी का अचानक जाना हुआ लेह में, और लेह में जाकर के उन्होंने जो भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा एक टुकड़ी जो तैयार हो रही थी पिछले कई वर्षों से, 17वीं कोर थी, जो कि एक ऑफेंसिव कोर है। ये हिंदुस्तान आर्मी की पहली कोर है। कोर एक बहुत बड़ा साइज ऑफ आर्मी की एक टुकड़ी होती है जो कि 3 डिवीजन के बराबर जिसके अंदर ट्रूप्स रहते हैं। और अब तक जो ऑफेंसिव फोर्स के बारे में हिंदुस्तान के कंसेप्ट थे, वो उसको माउंटेन के कंसेप्ट में नहीं देखा जाता था, माउंटेन वॉरफेयर के कंसेप्ट में नहीं था। तो ये वैसी एक कोर थी। इसके सैनिक अभी एक्लेमेटाइजेशन कर ही रहे थे चाइना के अगेंस्ट अपने डिप्लॉयमेंट को लेकर के, या अपने टास्कों को खोज ही रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री जी की और हमारे जो रक्षा मंत्री जी की भी विजिट उसके बाद हुई, हमारे सीडीएस और सेनाध्यक्ष की भी विजिट हुई। इस घटनाक्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार न सिर्फ भारतीय जनता, भारतीय सेना, बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश दिया जो एक बहुत कड़ा और बड़ा स्पष्ट संदेश था। और वो संदेश सीधा सीधा ये था कि भारत ने अब अगर ऑफेंसिव स्पिरिट से अपने मिलिट्री अफेयर्स को देखना नहीं शुरू कर दिया है, तो कम से कम ऑफेंसिव डिफेंस को अडॉप्ट करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरीके से तैयार। इस घटना के बाद जो लद्दाख का इलाका था, जहां पर लेक के दोनों साइड में, जो हम ग्राफिक के मुताबिक पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, चाइनीज सेना का जो इन्वेशन हुआ, वहां पर पहली बार भारतीय सेना ने सन 62 के बाद की स्थिति
जी फिजिकली ऑक्यूपेशन ऑफ फीचर्स के लिए की। ये एक सरप्राइज मूव था। चाइनीज ने शायद इस बारे में कभी सोचा नहीं था। मैं उसके भौगोलिक डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज सारे के सारे चैनलों पर बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा हो चुकी है, और उसको मैं अगर डिस्कस करूंगा, अब टेबल टॉप की बात करें, अगर किसी गलियों की बात करें या फिंगर की बात करें, तो आम आदमी के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि फिंगर क्या होती है। इतना कहना सफाइस होगा आम दर्शक के समझने के लिए कि भारतीय सेना ने उन फीचर्स को, उन भौगोलिक संरचनाओं को जिन पर बैठ करके हम चाइना के, जो बहुत बड़ा मिलिट्री बेस वहां मोल्डो है, उस पर होने वाली गतिविधि, और उस मोल्डो बेस मिलिट्री, चाइना के मिलिट्री बेस मोल्डो से यदि वो भारत की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो उस मूवमेंट को हमें ऑब्जर्व करने में, उसको अपने रडार में रिकॉर्ड करने में, और यदि जरूरत पड़े तो अपने हथियारों के द्वारा उसके मूवमेंट को इंटरफियर, और यदि हॉट वार की स्थिति हो तो उस मूवमेंट को ब्लंट करने की क्षमता हासिल करती है। यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंतरराष्ट्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट, जिसको वाटरशेड शिफ्ट कहते हैं भारतीय पॉलिसी में, वो देखने को मिला। पहली बार भारतीय सेना ने, जो इसके फ्रंटियर फोर्सेस थे, जो अब तक हम उनको सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानते थे, और उनका रोल बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं था इंटरनेशनल एरिना में, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी विकास बटालियन, जो एस्टेब्लिशमेंट 22 की हमारी यूनिटें थी, कि बेसिकली इसके जो सोल्जर्स होते हैं वो हमारे लद्दाखी भाई हैं, और जो तिब्बत से आए हुए शरणार्थी हैं, वो पिछले 75 सालों से 2 से 3 जनरेशन इनकी भारत में शरणार्थियों के तौर पर रह रही थी। इनको खड़ा करने का उद्देश्य यही था कि हमारे, बिकॉज चाइना की जो गतिविधियां थी सन 65 के बाद और सन 65 के युद्ध में जो उनकी गतिविधियां देखी गई थी, उससे क्लियर था कि आज नहीं तो कल ये इन इलाकों में अपनी विस्तारवादी नीतियां अपनाएंगे। तो इन फोर्सेस को हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने इनको ट्रेन किया था, और इनकी जो ट्रेनिंग थी वो इस तरीके की थी कि ये ठंडे इलाकों में, बर्फीले इलाकों में दुश्मन की लाइन के पीछे रह करके सर्वाइव करें, और भारतीय सेना को जब युद्धक कार्रवाई की जरूरत पड़े तो दुश्मन की लाइन, बिहाइंड द एनिमी लाइन रह करके भारतीय सेना के ऑपरेशंस को एग्यूमेंट करें। पहली बार इस बार जब हमने टेबल टॉप और ब्लैक टॉप और दूसरी फीचर्स को ऑक्युपाई करने का निर्णय लिया, तो एक महत्वपूर्ण रोल इन टुकड़ियों को दिया गया, और इन टुकड़ियों ने वो रोल बखूबी निभाया, और एक स्विफ्ट तरीके से, बहुत तीव्र गति से इस डिप्लॉयमेंट को हासिल करने में इनका बड़ा एक्टिव रोल रहा। इससे एक तो चीज ये रही कि हमारा मिलिट्री ऑपरेशन बहुत सफल हुआ। दूसरी चीज ये रही कि पूरे विश्व को एक संदेश, जो हमने अब तक तिब्बत पर अपनी पॉलिसी रखी हुई थी कि डोंट आस्क डोंट टेल, क्योंकि हम समझते थे कि चाइना हमारा बिजनेस पार्टनर है, और पिछले करीब कम से कम 20 से 25 सालों में हम लोगों ने ये इस तरीके के समझौते उनके साथ किए कि बॉर्डर एरिया पे, जिनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का नाम दे करके एक हमने अपनी जो कूटनीतिक अपनी गतिविधियां थी उनको आगे बढ़ाया था। लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग चाइना की तरफ से होता रहा। तो अब भारतीय राजनीतिक स्थापना को बात समझ में आ गई है कि तिब्बत के ऊपर हमें डीली डाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें जो समझ में आई, जिसको देख करके चाइना हैरान रह गया, वो ये था कि अगर अब तक वो ये समझता था कि जब भारत के साथ उसकी इस तरीके की हॉट गतिविधियां होंगी, या वो चुपचाप जाकर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के समझौतों के तहत अपना इंच दर इंच या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाकर बैठ जाएगा, तो बातचीत के दौरान उसमें नेगोशिएशन उसके हाथ में है। लेकिन पहली बार तिब्बतियों का इस्तेमाल हमने जब इस गतिविधि में किया, तो चाइना को एक मैसेज बिल्कुल साफ साफ चला गया
कि अब कम से कम लद्दाख रीजन में, इस रीजन में जो चाइना की गतिविधियां हैं अगर वो हुई तो तिब्बत में बैठे हुए तिब्बती भी भारतीय सेना का साथ देंगे और इस कैलकुलेशन को चाइना बहुत अच्छे तरीके से फैक्टरिंग नहीं कर पाएगा, चाहे उसकी वो मिस एडवेंचर की जो उसकी कैलकुलेशंस होंगी उनको इस घटनाक्रम ने बहुत बुरी तरीके से हिला दिया है। इसके साथ ही मैं दूसरा प्रश्न अपना जोड़ना चाहूंगा कि आम आदमी के लिए इसका क्या महत्व है। भारत की जनता में जो एक कॉमन मैन रहता है उसके लिए इस घटनाक्रम का क्या महत्व है, उसके आम जीवन पर इसका क्या असर है? देखिए, अगर हम ये बात करते हैं कि भारतीय सेना एक बहुत भावुक जनमानस है, हमने पिछली बार भी इस बारे में बात करी थी कि सारे अखबार, सारे राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक नेतागण जनता की भावनाओं को इस तरीके से प्रतिलक्षित करते हैं जिसको एक परसेप्शन मैनेजमेंट कहा जाता है कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया, हमारी जमीन छीन ली गई और हमारे रणबांकुरों की जान चली गई। जो सेना की कार्रवाइयां होती हैं वो जिसको गलवान में जो कुछ देखा गया उसको युद्ध नहीं कहते, उसको लड़ाई नहीं कहते। जो सेना के परिप्रेक्ष्य में या सेना के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो युद्ध एक बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही कैलकुलेटेड कार्रवाई होती है जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जाती है। आम आदमी को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझने की है कि किसी भी सैनिक गतिविधि में जो सबसे बड़ा कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन होता है कि युद्ध की कीमत। आज की तारीख में अगर 45 से 60,000 के तकरीबन ट्रूप्स का मूवमेंट हुआ जो लद्दाख रीजन में हुआ और उनको अगर अगले 6 महीने तक जो विंटर्स अभी शुरू होने वाले हैं और जैसे कि तमाम मीडिया में ये बातें आ भी रही हैं कि उनकी विंटर स्टॉकिंग कर दी गई है, उनको सूट्स दिए गए हैं, उनको बूट्स दिए गए हैं, उनको रेशंस दिए गए हैं, सर्वाइवल रेशंस दिए गए हैं, आमनेशन का स्टॉकिंग किया गया है। तो अगर भारतीय सेना का या जो आर्म फोर्सेस है उनका एक्शन है, इस एक्शन की इकोनॉमिक्स है और ये इकोनॉमिक्स ये प्रति जवान उसके ऊपर जो खर्चा आने वाला है ये खर्चा भारतीय जो इकोनॉमी है उसी में से उसी जो एक रुपए का जो खर्चा हम बजट के टाइम पे प्लान करते हैं उसी खर्चे में से एडजस्ट करके हमें इस खर्चे को वहन करना है। क्योंकि किसी भी सेना के लिए किसी जगह पर जाकर बैठ जाना कोई पिकनिक नहीं है। वहां पर बैठ जाने के बाद उसको आमनेशन चाहिए, उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उसको इवैक्यूएशन चाहिए, उसका चेन मैनेजमेंट है, उसका जो फ्यूल फॉर वार्मिंग है वो चाहिए उसको। बिकॉज जिन इलाकों में माइनस में टेम्परेचर रहता है वहां लड़ाई का सबसे पहला सिद्धांत होता है फाइट फॉर सर्वाइवल। जो सेना वहां सर्वाइव कर जाएगी, और आपने देखा भी होगा कि जो चाइना की प्रोपेगेंडा मशीन है, जो उनका परसेप्शन मैनेजमेंट डिवीजन है चाइनीज पीएलए का, वो इसको बड़े जोर शोर से कह रहा है कि इतनी ठंड पड़ेगी कि हिंदुस्तानी सैनिक ठंड से ही मर जाएंगे। ये एक तरीके का भय पैदा करने की चीज है। तो आम आदमी को समझने की जरूरत है कि ये ऑक्यूपेशन, इसको बड़ा कई क्षेत्रों में मैंने देखा या कई पत्रिकाओं में या कई चैनल पे मैंने देखा कि वो इसको भारतीय सेना के विजय के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये विजय नहीं है। ये अगर मान लीजिए आपको चाइना के साथ एक युद्धक स्थिति में पहुंचना है, ये उसकी तरफ पहला कदम है। ये गलवान जैसी स्थिति नहीं है, ये वो एलएसी जैसी स्थिति नहीं है कि पेट्रोल गई और वहां झड़प हुई और वापस आ गए और हमने कहा हम जीत गए। नहीं, ये सालों साल चलने वाली स्थिति है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सन 62 की लड़ाई जब सीज फायर हुआ तो सिक्किम रीजन में नाथुला पास के पास जो स्थिति है वहां सैनिक आईबॉल टू आईबॉल बैठे हुए हैं और आईबॉल टू आईबॉल बैठने का जो एक सिचुएशन होती है, दैट इज ए कॉस्टली अफेयर। वहां पर हमारे जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो हमें डिप्लॉय करने पड़ेंगे। उनके लिए एयर सपोर्ट, चाहे वो उनको मेंटेनेंस के लिए हो, चाहे उनके
टेक्निकल सर्वाइवल के लिए या स्ट्रेटेजिकल सर्वाइवल के लिए हो, वो प्लान करना पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग ड्रॉन सिचुएशन है। तो भारतीय आम आदमी को ये बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि अगर हम ये समझते हैं कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने कोई डिसीजन लिया है जिससे भारतवर्ष का एज ए नेशन प्राइड स्टेब्लिश होना है, तो उसकी कीमत हमारी आर्थिक गतिविधियों को और हमारे आम जनमानस को उठाना ही होगा, चाहे वो इसको लाइक करें या इसको ना लाइक। जून में जुलाई में एक स्थिति बनी थी जो गलवान वैली में बनी थी, लेकिन गलवान वैली में स्थिति ये है कि वहां तक एक हमारे पास एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह हम चले जाते हैं इजीली। पर जिन हाइट्स पे हम गए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, आपको होगी, आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं, वहाँ हमारे पास जाने के लिए कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो भी हमारे को टैंक ले जाने होते हैं या कोई और भी चीज़ें ले जानी होती हैं, उसके लिए हमको एयरक्राफ्ट के थ्रू सारे टैंक और जो भी हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, वो सब एयरक्राफ्ट के थ्रू ले जाने पड़ते हैं, विच इज़ ए वेरी कॉस्टली अफेयर एंड डिफ़िकल्ट भी होता है। जबकि चाइना ऑन द अदर हैंड, चाइना काफ़ी आगे तक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ले आया है और वो रोड के सहारे इजीली वो अपना मूवमेंट कर लेता है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है, वहाँ क्या सिचुएशन है? और यहाँ भी आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन एक लद्दाख बॉर्डर पे आज की डेट में बनी हुई है। तो जैसा कि आपने कहा कि सिचुएशन कभी भी किसी भी मोड़ ले सकती है, तो हमारी पूरी तैयारियां होंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन बनी हुई है और उसका किस डायरेक्शन में जाते हुए आपको दिख रही है? देखिए, इस बारे में आपने जो बात कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको जब इसके ऊपर चर्चा होती है तो चाहे मैं चाहूं या न चाहूं, लेकिन ये बात निकल के आ जाती है कि आजादी के बाद और सन 62 और सन 65 के कड़वे तजुर्बों के बावजूद हमने कभी भी चाइना बॉर्डर पर या अपने नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों पर कभी भी ध्यान दें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, अब उसके राजनीतिक कारण रहे हों या हमारी आर्थिक क्षमताएं इस तरीके की नहीं थी कि हम इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन इलाकों में जहां से रेवेन्यू जनरेशन की संभावनाएं नहीं थी। लेकिन मैं ये बहुत खुशी के साथ शेयर करना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी पता है कि पिछले करीब 6 से 8 से 10 सालों में इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया गया। एनडीए की दोनों सरकारों ने पहले चरण में भी और दूसरे चरण में योजनाबद्ध तरीके से काफी अच्छी स्कीम बनाई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काफी अच्छे प्रोजेक्ट दिए गए, चाहे वो रोड का नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट एरिया में हो या फाइबर ऑप्टिक केबल का लेआउट इन एरियाज में हो, वो किया गया है। अभी जैसा कि आप मीडिया में काफी चर्चा सुन भी रहे होंगे, अटल टनल की बात हो रही है, जो कि एक गेम चेंजर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होएगा। तो ये एक काफी बड़ी वजह है, ये काफी बड़ी वजह बनी। इसी के साथ में दूसरा ये भी कह देना चाहता हूं कि जिस तत्परता और तेजी के साथ यूएसए के साथ, फ्रांस के साथ और दूसरी वेस्टर्न पावर के साथ हमने समझौते करके करीब 25 साल से मैं कहूँगा कि इक्विपमेंट के लिए थर्स्टी एयरफोर्स को जिस तरीके से एग्रीमेंट किया गया राजनीतिक हमारी नेतृत्व के द्वारा, वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। उसके रिजल्ट आपके सामने इस तौर पे हैं कि हम क्विकली अपना डिप्लॉयमेंट उन एरिया में कर पाए जहां चाइनीज अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद उनकी मिलिट्री लीडरशिप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाई। एक फौजी पार्लेंस में एक टर्म होता है कि विद द थंडर स्पीड ऑफ थिंकिंग allows you to get your plans implemented quickly। कि चाइना के साथ जब भी कन्फ्लिक्ट होएगा वो मल्टी प्रोंग होगा और वो कई इलाकों में हमें एक साथ एंगेज करेंगे, बिकॉज जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बैलेंस ऑफ पावर तभी आता है जब आपके ट्रूप्स या आपका जो ऑफेंसिव है वो ट्रूप्स को ड्रॉ करने में अक्षम हो जाए। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है, हमारा बॉर्डर चाइना के साथ बहुत बड़ा है। अगर एंगेजमेंट होता है तो चाइना हमें कई फ्रंट पर एंगेज करेगा, इसलिए हमें इस
इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करें। जी, अब मैं बात थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ कि आज की डेट में क्या सिचुएशन बनी हुई है। हमने जैसा कि आज पढ़ा कि कमांडर लेवल डिस्कशंस चल रहे हैं डी एस्केलेशन को लेकर। हमारे रक्षा मंत्री भी मिले चाइना के रक्षा मंत्री से, और हमारे विदेश मंत्री की भी कुछ बातचीत हुई हैं, कई लेवल पर बातचीत हो रही हैं। तो आप इसको किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं? ये डी एस्केलेशन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है या अभी भी चांसेस हैं कि कुछ भी हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो मीडिया में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, और क्योंकि मैं कोई कूटनीतिज्ञ नहीं हूं और ना मैं विदेशी मामलों का जानकार हूं, लेकिन एक बात मैं जो मेरी कॉमन मिलिट्री नॉलेज है वो मुझे बताती है कि ये जितने भी इंगेजमेंट्स होते हैं, ये जो जिसको बैकडोर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है या उनको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू रिडक्शन ऑफ टेंशन कहा जा सकता है, मिलिट्री एस्केलेशंस को डी एस्केलेट करने के जो प्रयास करे जा सकते हैं, इनमें जितना कुछ मीडिया में आता है और जो कुछ बताया जाता है, उससे ज्यादा वो हिस्सा होता है कि जो न बताया जाता है और न मीडिया में आता है। ये सारी बातें बहुत शुगर कोटेड करके कही जाती हैं। उसमें न तो धमकियों का इस्तेमाल किया जाता है और न इस बात का इस्तेमाल किया जाता है कि हमें पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ये वो चैनल्स होते हैं जो दूसरी शक्तियों को, दूसरे अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर लोगों को ये बताने के लिए कि हम एक जिम्मेदार देश हैं। तो ये इस स्थिति में अब जब चाइना का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो चाहता है कि हम एक जीत की स्थिति में पहुंच जाएं, तो विदेश मंत्री लेवल की चर्चा या कोर कमांडर लेवल की चर्चा या मिलिट्री लेवल की चर्चा, क्या आप ये समझते हैं कि ये कोई ओवरनाइट कोई मैजिक बैंड की तरह काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। चाइना ने उस इलाकों में चाइना बहुत आगे चला गया है, उन इलाकों में जहां से उसका कोई दूसरा इकोनॉमिकल उद्देश्य हासिल नहीं होता था। उन इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एम्स को हासिल करने के लिए किया है। और ये बात भारतीय राजनीतिक और भारतीय सैन्य एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह समझ आ चुकी है कि अनटिल अनलेस हम चाइना की इस गुणात्मक स्थिति को काउंटर करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने फोर्स लेवल को डेवलप नहीं करेंगे उस एरिया में, हम 62 की तरह सरप्राइज हो जाएंगे। और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने समझा है, और उसी का परिणाम यह है कि हम इस चेकमेट के गेम में अभी कम से कम अगर एक कदम आगे नहीं है तो हमने चाइना की जो शैतानी चालें थी उनको ब्लंट जरूर किया है लद्दाख रीजन में। तो मैं ये आपका जो मूल प्रश्न था उस पर ये बताऊं कि ऐसा नहीं होने वाला कि अगले 4 महीने में या सर्दियां आते आते, सर्दियां खत्म होते होते ये डिप्लॉयमेंट वापस आ जाएगा, या अगले 4 महीने में हम ऑल आउट वॉर के लिए चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो इस पर लेकिन हमने उनके डिसेप्शन के गैम्बल को फेल कर दिया है। मेरा ये कहना होगा कि इस बार उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहा कि इंडिया कमजोर है और हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हमने उनके गैम्बिट को फेल करके और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि वो एकदम से सरप्राइज हो गए और हमको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया उनके साथ। तो एक साइकोलॉजिकल एज फॉर नाउ, अगर हम पिछले 2-3 हफ्ते के इवेंट्स की बात करें तो इंडिया की एक साइकोलॉजिकल एज है चाइना के ऊपर। आपका ऐसा मानना है? हाँ, देखिए, अगर इस बारे में आप बात करें तो बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे, अगर आपको याद हो तो पिछले चर्चा जब हम लोग कर रहे थे पिछली सीरीज में, उसमें मैंने कहा था कि भारतीय है, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, 62 में वो लोग चले गए थे और वेव्स आ जाती थी और इतने लोग होते थे। ये एक परसेप्शन था। ये आम आदमी सड़क पे चाय की दुकान पे बात करता था कि चाइना से तो लड़ना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो एक आदमी से लड़ने के लिए 100 आदमी। तो ये परसेप्शन टूटा है। गलवान की घटनाओं के बाद आम आदमी को समझ में आया कि चाइना कोई वो ऐसा नहीं है कि वो सुपर मानव है। हमारे सैनिक उनको मजा चखाने के लिए काफी ताकतवर हैं। तो ये परसेप्शन चेंज आया है। ये डर रहता था लोगों के बीच में, चाइना से झगड़ा ना करें, अगर चाइना से पंगा ले लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर अटैक ना कर दे चाइना, न्यूक्लियर पावर है, टेक्नोलॉजी। पिछले 50 सालों में हम इसी को लेकर, इसी नीति को लेकर चलते रहे
कि चाइना के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को रखा जाए, बजाय इसके कि चाइना को कन्फ्रंट किया जाए कि आपका ये जो विस्तारवादी तरीका है ये अब भारत के साथ काम आने वाला नहीं है। क्योंकि सन 62 में जब भारतीय सैनिक लड़ाई के लिए गए थे उन हाइट्स पर, तो उनका जो पिट्ठू था जिसमें वो अपना सामान कैरी करता है सोल्जर, वो 1908 का डिजाइन किया और बना हुआ था। जो जूते उन्होंने पहने हुए थे वो जूते किसी ब्रिटिश कंपनी के जो भारत में अपना ऑपरेशन आजादी के बाद बंद करके चली गई थी, उसके रिजर्व स्टॉक में रखे हुए जूतों से पहन करके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये सब चीजों में बदलाव आया है हमने, और ये बात बार बार कही जा रही है और ये बात चाइना को भी समझ में आ रही है कि भारत के साथ अब सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट करके या साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करके या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करके अब वो अपना एजेंडा लागू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने इन एरियाज में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके, और जिस सेक्टर की बात अभी चल रही है मीडिया में, वहां 3 मोटराइज बटालियन और मैकेनाइज बटालियन को मूव करके भारत को यह दिखाना चाहा कि अब हम शक्ति प्रयोग भी करेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन इसके पलट भारतीय सेना ने भी स्विफ्ट एक्शन करके चाइना को ये बता दिया कि तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि परसेप्शन मैनेजमेंट में भारतीय जनमानस या भारतीय राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट नहीं आने वाला, लेकिन भारतीय सेना भी अब आगे बढ़ चुकी है। हम उन सब चीजों को जिनको अब तक हम ये समझते थे कि वो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का उल्लंघन हो जाएगा या ये उन समझौतों का उल्लंघन हो जाएगा जो हमारे राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किए गए थे, ये बात चाइना को भी अच्छी तरह समझ में आ गई है कि इंडियन आर्मी और भारतीय नेतृत्व जो है they mean business, and sooner or later they have to realize that it will be in the better interest of the peace in this region and Chinese interest to define the border, LAC, and respect it to its fullest. This has to come, and possibly that is the aim that Indians wants to achieve, and China has to swallow this bitter pill sooner or later. तो इस कार्यक्रम को समराइज करते समय मैं ये बात अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, कर्नल शर्मा ने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर की, और अगर हम इसको समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने पीएलए के ब्लफ को, दे हैव कॉल्ड द ब्लफ ऑफ पीएलए, एंड ऑल्सो दे हैव शोन देयर सुप्रीमेसी इन द माउंटेन वॉरफेयर ओवर चाइनीज पीएलए। हमें आगे आने वाले 2-3 हफ्तों में कड़ी नज़र इस पर बनाए रखेंगे और देखेंगे आगे क्या घटनाक्रम घटता है, और हम कर्नल शर्मा को दोबारा इनवाइट करेंगे और अगले बदले हुए घटनाक्रम में क्या स्थिति बनती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कर्नल शर्मा को हमारे साथ आज जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद की सेना, जय हिंद।